हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि रीट के एग्ज़ाम में और कौन से मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है जी, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया था और इसके हमें दोनों गुणनखंड पता करने थे कि कौन से हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वे तो यही रहता है स्टूडेंट्स कि आप क्या करो, ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं, चार ऑप्शन थे आपके पास, आप क्या करो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। जो इसके जैसा बन गया वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, अगर हमें आता नहीं इसे करना तो यही एक वे रहता है कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप, जो इसी के जैसा बन गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इसके आंसर हम निकालेंगे कैसे। तो देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से जैसे कि एक वे होता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक, ठीक है। एक होता है जी पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट तरीका जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि है, जो हम जनरली यूज़ करते भी हैं। ठीक है जी, तो गुणनखंड विधि का यूज़ करके हम इसके आंसर निकालेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है जी, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो पहले ये x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, और ये फिर कांस्टेंट टर्म है। तो जो ये x वाली टर्म है ना स्टूडेंट्स, जैसे ये 5 लिखा हुआ है प्लस का, तो हम इस प्लस के 5 के दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे, दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका की योग जो है, जिनका जोड़ जो है वो कितना है जी, प्लस का 5। ठीक है जी, क्योंकि हम ब्रेक किसको कर रहे हैं, +5 को, तो सिंपल सी बात है वो दो फैक्टर ऐसे होंगे कि उनको अगर हम जोड़ें तो कितना आए, 5। बोलो बात क्लियर हुई। और दूसरी बात, इस 5 के दो फैक्टर्स वो होने चाहिए जिनका जो गुणा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सुनना ध्यान से। x² का गुणांक बताओ कितना आ रहा है, 4√3, और कांस्टेंट लास्ट वाली टर्म कितनी आ रही है, -2√3। आप इनका गुणा करो, 4√3 गुणा करो माइनस के 2√3 से। ठीक है जी, 4 दूनी कितना बना, 8, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है 3, तो कितना आया जी, 8 तिया 24 यानी कि -24। तो हमें करना क्या था इस सवाल में, +5x के दो फैक्टर करने थे, ऐसे करने थे कि उनका जोड़ तो कितना आए, योग तो आए 5, और उनका गुणा कितना आना चाहिए था, -24। तो वो फैक्टर क्या बन रहे थे, ध्यान से समझना, वो फैक्टर बन रहे थे प्लस का 8 और माइनस का 3। जब प्लस के 8 और माइनस के 3 को आप जोड़ रहे हो तो बनता है प्लस का 5, बन गया ना इनका जोड़ 5, और इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो 8 तिया 24, माइनस का 24 बन रहा है। तो ये दो फैक्टर इसके होने थे, बस इन दो फैक्टर्स को आप रख दो इस तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब करो प्रोसेस जो मैंने बताया आपको। तो 4√3 x² लिखा, अब इसे क्या लिखना है, प्लस 8x माइनस 3x, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -2√3। ओके जी, अब क्या करो, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बताओ मेरे को। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक तो 4 और एक x। जब 4 और x आप कॉमन लोगे इसमें से तो 4 गया, एक x गया, तो क्या बचा जी यहाँ पर, √3x बच गया। यहाँ से अगर हम 4 और x कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, बचा क्या, प्लस का 2। ओके बात। अब नेक्स्ट चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ से हम कॉमन क्या लें, तो पहली चीज़ तो ये समझो कि जो 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि इस तरफ से इस पूरे में यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है।
अब बात रही कि इसमें हम माइनस कॉमन लें √3 या प्लस कॉमन लें प्लस √3, तो उसका मैं आपको एक परफेक्ट वे बताता हूँ। देखो आप इन दोनों को कंपेयर कर लिया करो, इसको और इसको। इसमें देखो x प्लस का आ रहा है, इसमें माइनस का आ रहा है, इसमें 2 किसका आ रहा है प्लस का, यहाँ ये संख्या किस में आ रही है माइनस में। तो जब इन दोनों में अपोजिट काम हो रहा है ना, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तब आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ता है। तो आप इन दोनों में से जब कॉमन लोगे तो माइनस का √3 कॉमन लोगे, ठीक है जी। तो इसमें से जब फर्स्ट -3x में से जब आप √3 कॉमन लोगे तो क्या बचा जी, √3 बच गया और क्या बच गया, x बच गया, क्योंकि माइनस भी कॉमन आ गया, एक √3 बाहर आ गया, अंदर बचा एक √3 और x। अब यहाँ से देखें, यहाँ से तो माइनस कॉमन आ जाएगा और √3 कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या प्लस का 2। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी। अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट इसमें से और इसमें से देख के बताओ कॉमन क्या आएगा। बिल्कुल सही, ये पूरा का पूरा √3x + 2 क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आएगा। तो यहाँ तो क्या बचेगा जी, अकेला ये 4x, और यहाँ इस तरफ क्या बचेगा बताओ मेरे को, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, -√3 बच गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस सवाल का जो हमारा आंसर आना था वो √3x + 2 और दूसरा फैक्टर क्या आना था 4x - √3 आना था। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस सवाल का। क्लियर है जी बात। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी प्यारा और सॉलिड सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से हमें बोला था कि एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत तो आप जानती हो जैसे 1 2 3 4 है ना, तो कोई प्राकृत संख्या है उसका वर्गमूल। पहले तो आप क्या करो, कोई भी प्राकृत संख्या मान लो जैसे कि x, तो हमें ये बोला था उस प्राकृत संख्या यानी कि x का जो वर्गमूल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है उस संख्या के घनमूल, उस संख्या के घनमूल, यानी कि यहाँ छोटा सा 3 लगा दो। क्या बोला था हमें, हमें ये बोला था कि प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है उस संख्या के घनमूल का कितने गुणा है स्टूडेंट्स, n गुणा है। कितने गुणा है, n गुणा है। बोलो बात यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बात को बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैं जो बात बताता हूँ उसको देखना। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मान के चलो कि √x बराबर लिखा हुआ है 3 और आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये जो √x है ये क्या होता है, ये x की पावर होती है हाफ। कितनी पावर होती है, हाफ। अब यहाँ नीचे लिख के बताता हूँ, ये x की पावर होती है हाफ, बराबर में कितना लिखा हुआ है 3। तो ये जो बटा में 2 आ रहा है ना, इस 2 को ही हटाना हमारा काम होता है। तो हम इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे, x की पावर कितनी है, हाफ है, इसका आप कर दो स्क्वायर, बराबर में इस 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जब ऊपर से ऊपर ऐसे पावर आती है ना तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। तो हाफ का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद अकेला x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9। ये फंडा होता है। इसी तरीके से ये भी फंडा होता है कि अगर मान के चलो कि कोई मेरे को लिखा हुआ है कि x क्यूब √x की वैल्यू मान लो कितनी लिखी हुई है 5। कितनी है जी, 5, यानी कि ये हुआ x की पावर 1/3 बराबर कितना दिया है हमें 5। तो अब 1/3 पावर में से 3 को गायब करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 का क्यूब कर दो और इस तरफ आप किसका क्यूब कर दो स्टूडेंट्स, 5 का क्यूब कर दो। तो जब क्यूब होगा तो ये 1/3 और 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 3 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 125 आ जाता है। तो ये मैंने क्लियर करवा दिया आपको कंसेप्ट कि कुछ ऐसा होता है। अब आप देखो भाई इस सवाल में तो वर्गमूल था तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ा, देखो इसको सही बनाने के लिए x की वैल्यू के लिए। और इस सवाल में क्यूब रूट था तो हमें क्या करना पड़ा, इनका क्यूब करना पड़ा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बट जो अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन या सिचुएशन बन चुकी है, इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें यहाँ तो वर्गमूल आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, घनमूल आ रहा है। तो भाई इस पोजीशन का
तो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है भाई, ये तो स्क्वायर फॉर्म है, मतलब हाफ पावर है, और ये 1/3 पावर है, तो 1/2 2 भी ख़त्म करना है और 1/3 का 3 भी ख़त्म करना है। तो कितनी पावर, 2 और 3 का लघुत्तम कितना हुआ 6, तो आप क्या कर दो 6 पावर कर दोगे। इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म में लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखना। ये सवाल था हमारे पास, रूट एक्स बराबर किसके था, रूट एक्स बराबर था क्यूब रूट एक्स, इसके घनमूल का कितने गुना बोला था हमें स्टूडेंट्स, देखना n गुना, कितने गुना, n गुना। अब बात आपको पता है कि ये क्या है, x की पावर 1/2 है, बराबर ये क्या है स्टूडेंट्स, x की पावर 1/3 है, गुणा में क्या है, n है। हमें आंसर किसका निकालना है, इस संख्या का, यानी कि x का आंसर निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है, तो पावर 6 कर दो दोनों तरफ। करोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, इस x की पावर हाफ की पावर भी आपने कितनी कर दी 6, बराबर x की पावर 1/3 गुणा में जो n है इसके पूरे की भी पावर कितनी कर दी, 6 कर दी। ठीक है जी, तो होगा क्या, ये तो देखो 2 से कटेगा कितने पे, 3 पे, ये तो बन गई x की पावर 3, बराबर ये जो बनेगा इसको देखना, ये x की पावर 1/3 है ना, और ऊपर इसका क्या कर दिया हमने पावर 6, तो 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये n की पावर कितनी है 6 हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये x स्क्वायर से कट जाएगा, 2x जो स्क्वायर बन रहा है कट जाएगा, क्या बचा इधर x, बराबर कितना आ गया n की पावर 6, तो x बराबर आ जाएगा x की पावर 6। ये अपना आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो काफ़ी इजी सवाल था। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स बोला था कि 3 संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। ठीक है जी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए बस आपको, क्योंकि अगर आज ये क्वेश्चंस आए हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर भी किसी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप अभी समझ लोगे, साथ में तो सॉल्यूशन भी मिल रहा है आपको और साथ में इनको करने का तरीका भी पता लग रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, देखो अब मान लो ये अनुपात दे दिया है ना, अब अनुपात के बाद पहली बात तो ये सीख लो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये मानते हैं ना कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 4x। ये क्यों मानते हैं, पहले तो आप ये देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई संख्या है 12 और दूसरी संख्या है स्टूडेंट्स कितनी 15, ये रेशो नहीं 12 और 15, ये 2 संख्याएं मान लो, हम क्या करते हैं, इस 12 को मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स 3 चौका 12, इस 15 को क्या लिखा 3 पंजा 15। ठीक है, 3 पंजा 15, तो 3 से 3 को मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो लास्ट अनुपात क्या बचता है इसका 4:5 बचता है। अब इससे अगर संख्या लेनी हो तो क्या करोगे बताओ, एक्चुअल में है क्या कि जब मैंने 3 और 4 लिखा, 3 और 5 लिखा, तो बेटा ये जो HCF होता है ना, मैसेप होता है, ये 3 इनका क्या है मैसेप है, हम मैसेप को ही काट रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ का अनुपात ले रहे हैं मतलब उसका मैसेप ही काट रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे अनुपात 4:5 है, तो इनका मैसेप है जो हमने ये 3 काटा है, इसको हम x मान के, तो 4x इधर, क्योंकि इनके साथ गुणा ही होकर संख्या मिलेगी भाई, 4 के साथ 3 का गुणा होगी तो 12 मिलेगा, 5 के साथ 3 का गुणा होगी तो 15 मिलेगा। तो उसको हम पता तो होता नहीं हमें कि वो क्या है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 5x, यानी कि ये जो x का गुणा करते हैं ये क्या होता है, ये HCF ही होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, HCF, यानी कि मैसेप ही होता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बात को ध्यान से समझना, मान लो कि संख्याएं स्टूडेंट्स इनका अनुपात है 2:3:4 है, तो हमें भी पता है संख्या 2x 3x और 4x होती हैं। तो ये जो x है ना, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। तो ये जो x था ना 2x बड़ा x, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अब कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर। भी अगर कॉमन फैक्टर हमें मिल गया तो हमें तीनों संख्याएं पता लग जाएंगी, या जो भी पूछा है वही पता लग जाएगा। तो देखो अगर मान के चलो हमें ये बोल दिया कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 70, कितना है
70 ऐसे बोल दे। तो बताओ आप 70 को किसके इक्वल रखोगे? आप कहोगे भी योग तो सर इनका 4 + 3 7 और 2 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 70 को मैं किसके इक्वल रख दूंगा? 9 के। यही हमारा क्या होगा? कॉमन फैक्टर यानी कि x होगा जो हम ढूंढ रहे थे। बात समझ आई? लेकिन अगर मान के चलो हमें ये बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात है यही 2:3:4 और इन तीनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है, किसका? वर्गों का जो योग है, मान के चलो वो हमें ये कह दे कि भाई 81 है। कितना है? 81। अब वर्गों का योग बोला है, अनुपात क्या दिया है? ये। हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए। तो पहले तो इनका क्या करो? वर्गों का योग करना है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये बन गया 16 4 20 और 9 29। तो आपको कहोगे सर ये 81 जो है वो किसके बराबर है? इस 29 के बराबर है। 81 किसके बराबर है? इस 29 के बराबर है। लेकिन ये अभी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। आप ये मत समझना कि 81/29 कॉमन फैक्टर आ गया यानी कि ये वाला x आ गया, नहीं। क्योंकि बात वर्ग की थी तो इनका क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉमन फैक्टर मिलेगा जिसे हम x बोलते हैं। फिर इसके साथ आप 2 का गुणा करना, पहली संख्या मिल जाएगी, 3 का करना दूसरी, या जो भी चाहते हो वही आंसर मिल जाएगा। लेकिन तीसरा केस क्या रहता है कि मान लो आपको बोले कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 कितना है? 4 है। और इनके घनों का जो योग है वो कितना बोल दे? 2193 बोल दे। क्या बोल दे? 2193। तो घनों का योग करो पहले। तो 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का घन या 3 का क्यूब हुआ 27 प्लस 4 का क्यूब हुआ 64। तो ये कितना बन गया? 64 और 8 कितना हुआ स्टूडेंट? 72 और 7 जोड़ो 79, 20 जोड़ो 99, यानी कि इनके घनों का योग कितना हुआ? 99। तब आप कहोगे जी कि ये 2193 जो है वो किसके बराबर है? 99 के। पर अभी हमें वो कॉमन फैक्टर यहाँ x नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बात किसकी थी? घनों के योग की थी, घन की बात थी। तो इसका स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। बोलो कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अब ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा यहाँ से। अगर ये संख्या चाहिए तो इसके साथ 2 का गुणा कर दो, ये चाहिए तो 3 का कर दो, ये संख्या चाहिए तो 4 का गुणा कर दो। बोलो बात एग्जैक्ट क्लियर है? अब बच्चा अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से, अनुपात क्या था? 2:3:4 था। ठीक है जी। और फिर हमसे बोला था कि इनके घनों का योग कितना दिया था हमें? इनके घनों का योग दिया था 21,384। कितना दिया था जी? 21,384 दिया था इसके घनों का योग। तो बात ध्यान से सुनना, इसका घन हुआ 8, 3 का घन या क्यूब हुआ 27, 4 का क्यूब हुआ 64। अभी मैंने जोड़ा था तो इनके घनों का योग कितना आ गया जी? 99, यानी कि 99 आ गया। तो आपको कहोगे सर 21,384 जो है घनों का योग वो बराबर किसके है? 99 के है। लेकिन कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बच्चों आप क्या करो? कैंसिल कर दो इसको आराम से। 11 का टेबल पढ़ो चाहे 9 का। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना स्टूडेंट्स? 3 33, 9 तिया 27, बचा 6 68, 9 7 63, बचा 4 54, 9 6 54। तो ये कैंसिल हो गया 2376 पे, ये कैंसिल हो गया 11 पे। 11 का टेबल और पढ़ दो स्टूडेंट्स। 11 दूना 22, बचा 1 17, 11 एकम 11, बचा 6 66, 11 6 66। तो ये बन गया जी रूट का क्यूब रूट 216। तो अब बताओ 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो जी कॉमन फैक्टर जो इस सवाल में हमें मिलना था वो कितना मिलना था? 6 मिलना था। कितना मिलना था? 6। अब जो भी उत्तर चाहिए बस उसके साथ 6 का मल्टीप्लाई कर दो आप। छोटी संख्या पूछे तो 2 का गुणा कर दो 6 के साथ, बड़ी संख्या पूछे तो 4 का गुणा कर दो इस 6 के साथ। तो 6 चौका 24। तो बड़ी संख्या कितनी आनी थी स्टूडेंट्स? 24 आनी थी। आई होप ये कंप्लीट कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये बहुत सारी जगहों पर काम आता है, बहुत सारी जगहों पर जो मैं बताता हूँ बात हर एक कीमती बात है। कभी कभार जैसे आप मान के चलो हम
जो है ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें मान के चलो आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता है टोटल, तो उसको कंपेयर करना होता है। तो अब आप पता है क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें काम आती हैं, इसीलिए मैं A to Z आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या था नेक्स्ट सवाल भी बहुत प्यारा था। इसमें हमें क्या बोला था, बोला था कि दो समीकरण दिए थे हमें, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण था जी kx प्लस 6y बराबर 7। ठीक है जी। अब पहले तो बात को ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इस 2 और 3 लिखा है ना, 2x के गुणा वाले 2 को तो लिखता हूँ a, y के साथ वाले जो गुणा है 3 इसको लिखता हूँ b, तो लास्ट में बच गया इसको लिखता हूँ c। तो ये बन गया जी इस तरीके से ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ओके है जी बात। तो ये क्या बना, ये हुए दो चर, कौन सा, एक तो x और एक y। इसमें चर कितने हैं, 2। अब इन चरों की अधिकतम पावर स्टूडेंट्स कितनी है, 1, और जहां एक पावर या एक घात आती है ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो ये इक्वेशन किसका बना, ये बच्चा बना दो चरों वाला कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण बना। बोलो बात समझ आई, क्या बना, दो चरों वाला रैखिक बहुपद या समीकरण बना। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो ध्यान से समझो। जैसे मैंने लिखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका क्या करें, ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ जो होता है ना एक लाइन बनता है। क्या बनता है, एक लाइन यानी कि रेखा बनता है, इसीलिए तो इसको रैखिक बहुपद बोला है। क्या बनता है, रेखा बनता है। बात समझ आई। तो अगर मान के चलो इसी के जैसा एक और हो, और कैसे, सुनना ध्यान से। अगर इसको मैं a1x बोलूं, b1y बोलूं, c1 बोलूं बराबर 0, और इसी के साथ दूसरा लिख लूं कौन सा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है जी। तो भाई ये भी एक लाइन बनाएगा ग्राफ, और इसका ग्राफ भी एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि मान लो मैं ग्राफ बनाऊं इन दोनों का, और ग्राफ बनाने पे ग्राफ पे जो दो लाइनें बनेंगी, एक इसकी और एक इसकी, हो सकता है वो दोनों लाइनें स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हों, यानी कि क्या हों, समांतर हों, या फिर हो सकता है वो दोनों लाइनें स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हों, कैसे, ऐसे क्रॉस कर रही हों, यानी कि प्रतिच्छेदी हों। और तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि वो दो लाइनें कुछ इस तरीके से हों, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर ही हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। तो भाई इससे भी एक लाइन बननी है, इससे भी एक लाइन बननी है, और लाइनों की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो दोनों क्या होंगी स्टूडेंट्स, समांतर होंगी, या तो क्या होंगी, समांतर, या दोनों क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी, या दोनों क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स, संपाती। क्या हो सकती हैं, संपाती। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है जी। अब है क्या सीन कि ये जब दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, ग्राफ पे एक फिक्स पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें x और y का एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रही हैं तो x और y का हमें क्या होगा, एक यूनिक यानी कि अद्वितीय हल मिलेगा। कब, जब ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अब अगर ये दोनों लाइनें संपाती हैं तो भैया वो तो हर जगह पर ही कट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में हमें हल कितने मिलेंगे, इस समीकरण निकाय के अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, x और y के अनंत हल मिलेंगे। क्लियर है बात। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें जो इनसे बनेंगी अलग अलग वो समांतर हो जाएं तो बेटा काट तो कहीं पे भी नहीं रही। अगर काट ही नहीं रही तो हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा x और y का। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। और एक बात बता दूं कि इस समीकरण जो दो होते हैं ना, इसको भी हल करने की बहुत विधियां होती हैं, बहुत। जैसे कि एक ग्राफ वाली विधि होती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक विधि होती है विस्थापन विधि,
एक होती है स्टूडेंट्स विलोपन विधि, एक होती है वज्र गुणन विधि। लेकिन उनमें से ये जो होता है ना, ये वाला विधि ग्राफ वाली, और ग्राफ से रिलेटेड ये जो सवाल बन जाता है, ये अमूमन फर्स्ट ग्रेड और रीट वगैरह जो स्टेट लेवल के टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा ही जाता है। तो आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर हुई कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 पहली लाइन है और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 है, तो इसमें तीन कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो बन सकती है स्टूडेंट्स कौन सी, समांतर वाली, और एक स्टूडेंट्स बन सकती है प्रतिच्छेदी हो सकती हैं दोनों लाइनें, और एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइनें क्या हो स्टूडेंट्स, संपाती हों। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब क्या होगा कि संपाती में कितने हल मिलेंगे, अनंत, प्रतिच्छेदी में एक हल, और समांतर में कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, हल कहाँ मिल रहा है बताओ, या तो प्रतिच्छेदी में मिल रहा है या किस में मिल रहा है, संपाती में। तो जब संपाती या प्रतिच्छेदी होंगी ये दोनों लाइनें या दोनों समीकरण, तो इस तरीके के समीकरण निकाय को, इनको तो क्या बोला जाएगा, संगत समीकरण निकाय। भाई जब हमें हल मिल रहा होगा ना कोई, तो उसको तो बोलेंगे संगत समीकरण निकाय, और जिसमें हल मिलता ही नहीं यानी कि समांतर कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं असंगत समीकरण निकाय। एक बात और समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो इतनी चीज मैंने समझा तो दी, तो भाई क्या आप इनका ग्राफ बना के देखोगे इनको उत्तर पता करने के लिए? नहीं, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इनको देख के भी पता लगा पाओगे कि भाई इनसे जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, या कितने हल आएंगे कितने नहीं। कैसे, सुनना। पहले तो ये बताओ, यहाँ ये क्या बोल रहा है, संपाती। संपाती में क्या होता है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होना मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही समीकरण एक जैसे होने। और दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की, इनकी वैल्यू बराबर होगी। कैसे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के। यानी अगर ये कंडीशन बन रही है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों समीकरण निकाय है, इनसे जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, संपाती, और हल कितने मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। बोलो बात समझ आई। अब दूसरी कंडीशन समझो, अगर a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, यानी कि शुरुआत में ही क्या लग जाए, क्रॉस लग जाए, कांटा लग जाए, तब रेखाएं कैसी होती हैं बच्चा, प्रतिच्छेदी होती हैं। कांटे की तरह, देखो क्रॉस की तरह, शुरू में क्रॉस लगा तो यहाँ भी क्रॉस की तरह, मतलब लाइनें कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदी, और हमें कितने हल मिलेंगे, एक यूनिक हल मिलेगा। क्लियर। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, a1 बटा a2 जो है वो बराबर तो आ जाता है b1 बटा b2 के, पर वो बराबर नहीं आता किसके, c1 बटा c2 के। क्लियर है जी बात। तो ये कंडीशन किसकी हुई, समांतर की, कोई हल नहीं मिलेगा। ये कंडीशन हुई प्रतिच्छेदी की, एक अद्वितीय हल मिलेगा। और ये कंडीशन किसकी हुई है, देखो ध्यान से, संपाती की, यानी कि अनंत हल मिलेंगे। अब बच्चा अपना क्वेश्चन देखना ध्यान से, इसमें क्या बोला था, इसमें हमें ये बोला था कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन कौन सी बननी थी, ये बननी थी। ये लगा के ही हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, के की वैल्यू। बट एक बात तो श्योर है कि अद्वितीय हल वाली कंडीशन में बराबर नहीं का निशान आता है। तो आप बेटा अपने ऑप्शंस में से देखो, दो ऑप्शन में तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें बराबर का निशान है, तो वो तो अपना उत्तर हो ही नहीं सकता इस सवाल का। तो उत्तर कौन सा होगा, बराबर नहीं वाला। तो अगर आप तुक्का भी मारते तो किस पे मारते, बराबर नहीं वाले पे मारते। बात समझ आई। अब क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चा, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है जी 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। सारा 0 से इधर ही रखना है, ये मैंने बता ही दिया। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, kx प्लस 6y बराबर 7 है ना, उसको बराबर वाले साइन से इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट बात समझ आ गई कि नहीं, आगे सभी के, ठीक है जी। अब आप देख के बताओ, एक खास और ध्यान रखना, कभी कभी ना ये y को तो इधर कर देता है, x को, ये गलती मत करना। x पहले रखो, फिर y, फिर कांस्टेंट रखो। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू कितनी है, 5, और c2 की वैल्यू कितनी है, -7। बस बच्चा बात रख दो। और बोला है कि एक हल, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, ठीक है जी। रख दो वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, बटा में a2 की वैल्यू k बराबर नहीं है, b1 की वैल्यू कितनी है, 3,
बटा में b2 की वैल्यू कितनी है 6। देखो साइन समेत लेना है, प्लस का 6 है ना इसीलिए, ठीक है। अब कर दो सॉल्व, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ओके है बात। k का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो k गुणा 1 क्या बना k, बराबर नहीं है किसके, 2 गुणा 2 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट और फाइनल आंसर निकलना था स्टूडेंट्स। ओके है बात बिल्कुल यहाँ तक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आ गया विद कंसेप्ट आपके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है जी हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला था ये देखना आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमें इस तरीके से एक रूट बना हुआ था, क्यूब रूट, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू थी 13.608, इसका क्या दिया हुआ था स्क्वायर, माइनस फिर था 13.392 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब इसको सॉल्व करना था, तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, एक ना मैथ्स में आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आता है बच्चों, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। बात समझ आ गई इतनी, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। यहाँ देखो ये क्या बन रहा है 13.608 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है बी का। तो इसका आंसर क्या आना था अंदर वाले का, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, यानी कि एक बार तो इनको जोड़ना था और एक बार क्या इनको करना था घटाना था, ठीक है जी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना आएगा। तो 13.608 में हम जोड़ देंगे 13.392 को, ठीक है जी। अब 13 13 तो 26 हो गया, इधर देखो 608 में 92 जोड़ो 700, 700 3000, एक ए बन गया, तो टोटल इनका जोड़ आ जाएगा जी 27। कितना आ गया 27। अब क्या करते हैं इनको घटा के देख लेते हैं, 13.608 में से घटा लो 13.392, तो ये बन गया जी 6, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 3 गए 2, क्या बन गया जी 0.216। ओके है बात यहाँ तक स्टूडेंट्स। तो ये जो बन गया ना स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आ गया हमारे सामने, क्यूब रूट में वैल्यू आ गई किसकी, देखना ध्यान से, क्यूब रूट में वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ा तो बन गया जी 27, गुणा इनको घटाया तो क्या बना 0.216। अब 0.216 ना, पॉइंट हटा के मैं क्या करता हूँ बटा में 1000 लिखूंगा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 216, और बटा में क्या आ जाएगा जी 1000। बस यहाँ से आप क्या करो क्यूब रूट सॉल्व कर लो। कैसे करोगे भाई, क्यूब रूट की बात है, देख के बताओ 27 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 3 का, ओके है बात, गुणा 216 किसका क्यूब होता है 6 का, परफेक्ट बात है, बटा में 1000 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स 10 का। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनना था वो बनना था 18 बटा में 6 दिया 18 बटा में 10, यानी कि 1.8 इस क्वेश्चन का हमारा क्या था आंसर था स्टूडेंट्स। ओके जी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखो जी स्टूडेंट्स, क्या है हमारे सामने देखना। कह रहा है कि n ना एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 है ना, ये अनंत तक n एक प्राकृत संख्या है। तो पूछ रहा है कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होगा। हमेशा का मतलब ये कि भाई आप 1 रखोगे तो भी आपको n का मान 1 रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा किससे विभाजित होगा। हमेशा का मतलब यही है, 2 रखो तो भी पता चल जाएगा, 3 से भी पता चल जाएगा। तो इसका मीन्स हम 1 ही रख के देख लें, आसान है काम। तो n की वैल्यू 1 रखो बच्चा, तो 2 गुणा 1 2 बन गया ना यहाँ, तो 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा 81, माइनस यहाँ भी n 1 रख दो तो 4 की पावर 2 हो जाएगा जी कितना 16। 81 में से 16 कम कर दो स्टूडेंट्स, कितना आया 65, यानी कि 65। तो आप इसे देखो ध्यान से, 65 क्या होता है 13 पंजी 65, 5 गुणा 13। तो ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स की n अगर एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा ही किससे विभाजित होगा 5 से और
13 से होगा। तो हमारा आंसर क्या था, 5 व 13 से। क्लियर है जी बात। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है हमें देखना। इसमें हमें ये बोला गया है कि एक कोई एग्जाम हुआ किसी विद्यार्थी का, और उस एग्जाम में क्या था, देखना ध्यान से, 2 सब्जेक्ट थे। एक तो साइंस, क्या था जी, एक तो था साइंस सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट था लिटरेचर यानी कि साहित्य। ठीक है जी बात। फिर हमें बोला गया कि उस स्टूडेंट ने साइंस में तो 300 में से उसके कितने परसेंट बने जी, 32% यानी कि 32% बने। ओके है बात यहाँ तक। दूसरी बात क्या बोली कि ये बोला है कि लिटरेचर में उसको 200 नंबर के पेपर में से कितने परसेंट नंबर लेने पड़ेंगे उसको कि उसके टोटल जो मार्क्स आ जाएं वो कितने परसेंट बन जाएं, 50% बन जाएं। कितने परसेंट टोटल मार्क्स बन जाएं उसके, 50%। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मिक्सर एंड एलिगेशन और कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं आपको रीड के, क्योंकि स्टूडेंट्स उतना गहराई में नहीं स्टडी करते मैथ्स की, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आप आराम से समझना भाई, टोटल उसको कितने परसेंट चाहिए, 50%। आप बताओ पेपर दोनों टोटल कितने नंबर के थे, 300 और 200, 500 के। अब भाई 500 में से उसको 50% नंबर मिले हैं, तो 500 का 50% यानी कि आधा कर दो, तो कितने नंबर हुए जी, 250। यानी कि उस स्टूडेंट ने टोटल कितने नंबर अचीव किए हैं, साइंस और लिटरेचर के मिलाकर 250 नंबर मिले हैं। आगे बात समझ के नहीं आई। अब आप मेरे को ये देख के बताओ, पहली बात कि उसके साइंस में कितने नंबर थे, 300 का 32%। तो आप क्या करो, 300 का 32% पता करो पहले स्टूडेंट्स, कितना बन जाएगा। तो 300 गुणा 32/100, कैंसिल कर दो 2 जीरो से, 32 दिया 96। यानी कि इसको साइंस में कितने नंबर मिले हैं, 96 नंबर मिले हैं। पर अगर 50% नंबर टोटल बनाने हैं, टोटल 50% बनाने हैं, तो उसको कितने नंबर चाहिए थे, टोटल 250 चाहिए थे। अब भाई 250 में से 96 नंबर तो किस में ले जा रहा है, साइंस में ले जा रहा है। तो पीछे कितने बच गए, 96 कम कर दो, पीछे कितने बच गए, 154 नंबर। कितने बच गए, 154। तो फिर भाई अगर साइंस में तो वो 96 लेके जा रहा है, तो 154 नंबर वो कहाँ से लाएगा, सिंपल सी बात है, वो लिटरेचर में लेके आया होगा 154। तो लिटरेचर का ही परसेंट पूछा है, तो हम ये बोलेंगे जी कि सर लिटरेचर में वो बंदा 200 में से कितने नंबर अचीव किए होंगे, उसने 154 नंबर अचीव किए होंगे। और इनको परसेंट में बदलना है, तो हमें पता है कि गुणा क्या करोगे आप, 100 करोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 2 के टेबल से कैंसिल हो गया जी 77 पे। तो कितने परसेंट आंसर आ गया जी हमारा, 77% उसको मार्क्स ले जाने पड़ेंगे लिटरेचर यानी कि साहित्य में, अगर वो बंदा टोटल 50% मार्क्स बनाना चाह रहा था। क्लियर है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी प्यारा सवाल है ये भी। अच्छा एक बात और है कि रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इनमें क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया लेवल दिया है मैथ्स के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या है हमारे सामने, काफ़ी प्यारा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सुनो, हमें बोला कि एक द्विघात बहुपद दिया था, कैसे, kx² माइनस 3x माइनस 6k, ये दिया था। ठीक है जी। और हमें बोला था कि इसके शून्यकों का जो योग है ना, वो इसके शून्यकों के गुणा के क्या है, बराबर है। तो आप वैल्यू बताओ किसकी, k की। ठीक है जी। तो करने से पहले वही बात, कंसेप्ट समझना जरूरी है, तो समझो बात को। देखो नंबर 1 बात, इसको मैं एक द्विघात बहुपद लिख रहा हूं, आपको देखना ध्यान से, 3x² प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है जी। x की 2 पावर फिर 1 पावर। अब 3, 7 और 9 को मैं क्या लिख देता हूँ, a, b और c। तो ये बन गया जी ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो ये हो गया जी क्या, एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आई बात समझ के नहीं आई।
अब इसमें बच्चा दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, सुनो। एक तो ये ए, बी और सी, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बच्चा हम बोलेंगे कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। क्या बोलेंगे, गुणांक। भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक है बी, और एक्स की पावर 0 का जो गुणांक है वो क्या है, सी। बोलो बात समझ आई। और दूसरी बात क्या है, वो ये है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है जी 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो चर है ना, चर कौन सा, ये x, इस x की इस x की दो, क्योंकि पावर 2 है ना, तो इस x की दो ऐसी वैल्यूज आएंगी या ऐसे मान आएंगे x के जो इस पूरे के पूरे द्विघात बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो x के वो मान या चर के वो मान जो बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें, उन्हें ही बहुपद का क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है, यानी कि जीरोज कहा जाता है। बोलो बात क्लियर हुई। अब बात यह है कि जो 2 पावर वाला होगा उसमें कितने शून्यक निकलेंगे, मैक्सिमम 2 शून्यक निकलेंगे। वैसे एक भी आ सकता है, उतना डीप आप मत पढ़ो, काम की बात करते हैं। तो ये जो 2 पावर वाला है स्टूडेंट्स, इसमें शून्यक कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो मैं मान लेता हूँ शून्यक एक तो क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा। बोलो बात समझ आई यहाँ तक। तो बात यहाँ तक निकल के आई कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात बहुपद या समीकरण है, तो ए बी सी तो क्या है, ए बी सी तो क्या है, इसके गुणांक हैं, और अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं। तो मैथमेटिशियन ने इसके शून्यकों और इसके गुणांकों में एक संबंध बताया है। वो क्या बताया है कि इसके जो शून्यक हैं इनका जो योग होता है स्टूडेंट्स, वो तो बराबर आता है किसके, -b/a के, ठीक है जी। और इसके शून्यकों का जो गुणा आता है वो बराबर आता है जी किसके, c/a के। किसके बराबर आता है, c/a के। और हमें सवाल में क्या दिया था, हमें दिया था कि शून्यकों का योग बराबर किसके है, शून्यकों के गुणा के है। यानी कि हमें दिया था कि -b/a की वैल्यू बराबर दे रखी है किसके, c/a के। किसके बराबर है, c/a के। तो a से a कट जाना था, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलना था कि c बराबर किसके है, -b के। बस अब अपने क्वेश्चन में से आप क्या करो, वैल्यू रख दो c और b की, आपका k का आंसर मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से, kx² -3x -6k। ओके है जी बात। आराम से देख के बताओ मेरे को a की वैल्यू कितनी है, x² के गुणा में होता है, x² का गुणांक कितना है k, तो a की वैल्यू हो गई k। b की वैल्यू क्या होती है, x के गुणा वाला, तो x के गुणा में क्या है, -3, तो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई, -3। फिर जो बच गया x² और x के गुणांक के बाद कांस्टेंट जो बच गया वो होता है c, और c की वैल्यू कितनी है जी, -6k। a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -6k। और हमें पता लग गया इस सवाल में कि c बराबर किसके है, -b के। तो पहले तो c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू कितनी है जी बताना मेरे को, -6k बराबर किसके है ये, -b के। तो पहले तो लिखा हमने माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। और फिर रखनी है b की वैल्यू, b की वैल्यू देखो कितनी है, -3, यहाँ रख दो -3। ओके है जी बात। तो देखो -6k बराबर किसके आ गया स्टूडेंट्स, देखना, देखो जब भी स्टूडेंट्स हम गुणा करते हैं, अगर माइनसों की संख्या सम यानी कि इवन हो तब तो उत्तर आता है प्लस में, और गुणा करते टाइम अगर माइनसों की संख्या विषम यानी कि ओड है तब उत्तर किस में आता है, माइनस में। तो यहाँ तो उत्तर देखो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो -6 के बराबर किसके आ गया, प्लस के 3 के, ठीक है जी। तो k की वैल्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 3/-6। तो ये कट गया 3 दूनी 6 पे, तो k बराबर कितना आया जी, -½ ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना जी, -1/2। आई होप स्टूडेंट्स ये प्यारी सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखना ध्यान से क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था स्टूडेंट्स कि एक हमें ऐसे बार ग्राफ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? बार ग्राफ दिया हुआ था। अब इस बार ग्राफ में क्या था प्यारे बच्चों, ये पहली रेक्टेंगल, फिर दूसरी, फिर कुछ तीसरी थोड़ी इससे ऊपर कुछ इस तरीके से, हालांकि इस सवाल में 2 की ही ज़रूरत है, फिर चौथी बेटा कुछ इस तरीके से, और फिर ऐसे 5वीं, है ना। कलरफुल काम है, हम प्यारे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मज़ेदार, ये ऐप बड़ी प्यारी है बेटा, इसका यूज़ ज़रूर करके देखना एक बार। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा हो या पढ़ाना चाहता हो तो इस ऐप का ज़रूर यूज़ करना। कमेंट में पूछना, मैं इसका नाम भी बताऊंगा आपको, ठीक है, रुपये नहीं लूँगा बताने के, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से ये सवाल था। इसमें क्या था बेटा जी, इस तरफ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस तरफ उनकी पॉकेट मनी थी। अरे बाबा, आजकल के बच्चों की पॉकेट मनी भी है ना। हमें तो भाई 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता था, भाई पॉकेट मनी आजकल के बच्चों को मिलती है। तो पॉकेट मनी पे सवाल भी आ रहे हैं रीट में, भाई रीट वालों को बताया जा रहा है कि जॉब लग जाओ, फिर बच्चों को पॉकेट मनी भी देनी है आपको ना। चलो अच्छी बात है। तो पॉकेट मनी क्या बोली थी, देखना ध्यान से। यहाँ ये पहली जो लाइन है, यहाँ होगा 0 और यहाँ दे रखा है हमें 20। तो ये तो हमें ये बता रहा है कि ये 0 से लेके 20 के बीच बीच में इनका जेब खर्च है, ठीक है। 0 से लेके 20 के बीच में। और ये कितने स्टूडेंट्स थे, यहाँ लिखा हुआ था 20। तो ये कितने स्टूडेंट्स थे, 20 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जेब खर्च 0 से 20 के बीच था, ठीक है जी। 20 इसमें शामिल नहीं करना, 20 से पीछे रहेगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ था 40। तो इसका मतलब दूसरी आयत हमें बताती थी कि इन बच्चों का खर्चा 20 से 40 के बीच बीच है। तो ये किसके बराबर था, 10 के। तो ये स्टूडेंट बताओ, 0 से 20 जिनका खर्चा था कितने थे, 20 थे। और जिनका खर्चा 20 से 40 के बीच बीच था वो कितने स्टूडेंट है, 10 हैं, ठीक है जी। और आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे हमें 60 दे रखे, आगे 80। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। हमें ये पूछा गया था कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका जो जेब खर्च बता है वो 40 से क्या है, कम है, रुपए 40 से क्या है, कम है। तो देखो यहाँ से इससे पीछे पीछे जो होंगे सारे ये 40 से कम वाले ही हैं। तो 20 तो आगे थे बेटा ये वाले, और 10 आगे कौन से, ये वाले। तो टोटल कितने हुए, 20 + 10, यानी कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे यहाँ पर जिनका जेब जो खर्च है वो 40 से कम है। तो अब आप मेरे को इस सवाल में कमेंट सेक्शन में आंसर देना, वो स्टूडेंट्स जिनका जेब खर्च है वो 80 से ज़्यादा है। कितना, 80 से ज़्यादा है, ताकि मेरे को पता चले कि कौन रीट वाला स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा। नहीं देख रहा तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई देख के कर रहा है तो भाई ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, कुछ अच्छा समझाने की, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन था अभी हमारे पास यहाँ पर, ये रहा, देखना ध्यान से। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था बेटा कि हमें लिखा हुआ था 16 - x की पावर 6 + 2 x की पावर 3 y की पावर 3 - y की पावर 6। ओके है जी बात। ये दिया हुआ था हमें कोई बहुपद, और हमें क्या बोला था, इसके गुणनखंड करके दिखाओ। तो इसे करने से पहले आराम से एक बात को समझो। इस तरफ देखो, एक आइडेंटिटी होती है मैथ्स में बेटा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर किसके होता है, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a - b का 2 बार गुणा a - b गुणा a - b। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आता है वो आता है बेटा a² + b² - 2a × b। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। ये होती है आइडेंटिटी। इसमें एक बात और है कि a² और b² किसके आ रहे हैं, प्लस के, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको मैं यहाँ अप्लाई कैसे करता हूँ देखना ध्यान से। देखो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ ना, यहाँ पर देखो ये 2ab जो आ रहा है ना, तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है, क्या देखना ध्यान से, ये कुछ 2ab की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हमें 2 के बाद a जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है x की पावर 3, और b जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, y की पावर 3। अच्छा, दूसरी बात और देखो कि जब मैं ये a² b² बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा भाई, a को आप कितना देख रहे हो यहाँ पर, x की पावर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
तो अगर ये x की पावर 3 है तो ये जो x की पावर 6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 का स्क्वायर। तो बन गया ना। अब x की पावर 3 को क्या मान रहा था मैं, a मान रहा था, तो ये क्या बन गया, ये a है तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर बना कि नहीं बना, बन गया ना अपने आप ही a का स्क्वायर। इसी तरीके से y की पावर 6 है, इसको आप क्या लिखोगे, y की पावर 3 के ऊपर पावर कितनी 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके y की पावर x की पावर 6 है, y की पावर 6 ही बनना है। तो ये बन गया किसका, b का। b क्या माना था हमने, y की पावर 3, तो ये बन गया b का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। लेकिन एक चीज और है इसमें, ये तो समझ आ गया कि भाई ये 2a गुणा b है, ये a स्क्वायर बनेगा, ये b स्क्वायर, बट a स्क्वायर और b स्क्वायर तो किसके हैं, प्लस के हैं। यानी कि इसमें पूरे में से हमें एक बार के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन बाहर लेना पड़ेगा, ताकि ये किसके हो जाए, प्लस के। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखना 16 माइनस को बाहर रखा, क्या रख दिया, बाहर। अब x की पावर 6 को बेटा मैंने वहां समझाया है, ध्यान से देख लो। इसको मैं क्या लिख देता हूं, क्योंकि ये अब किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया मैंने। तो ये बन जाएगा x की पावर 3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, x की पावर 3 का स्क्वायर, x की पावर 6 को लिख दिया, ठीक है जी। अब प्लस कर दो, प्लस कर दो, y वाली टर्म उठा लो पहले, है ना, इसको प्लस कर दो, क्योंकि माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया ये। इसको लिख दो y की पावर 3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई। थर्ड जो ये बचा, ये इसमें से क्या कॉमन, बाहर कॉमन ले लिया माइनस, तो ये खुद किसका हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा, माइनस, ठीक है। क्या है, 2x की पावर 3 y की पावर 3। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो ये बन गया जी 16 माइनस, और ये बन गया, देखो a क्या माना था मैंने, x की पावर 3, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a आपने क्या माना है, एक्स क्यूब, a माइनस बी आपने क्या माना है, y क्यूब, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है जी बात। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का आंसर क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना है, एक्स क्यूब, माइनस b कितना है, y क्यूब का होल स्क्वायर। बन गया ना। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंच चुके हैं, 16 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ पहले तो। ओके है। अब आगे देखो, आगे यहाँ दूसरी आइडेंटिटी लगनी थी, वो कैसे लगनी थी, सुनना ध्यान से। ये बन गया हमारे पास 16 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो एक और आइडेंटिटी होती है मैथ्स में, वो ये होती है स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा दिख जाए तो बराबर किसके होता है, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। यानी कि एक बार तो इन दोनों को घटा दो और एक बार इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, बस यही होता है। तो यहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है भाई, ये तो इसका तो ये स्क्वायर बन ही रहा है, तो ये बी स्क्वायर बन गया है ना। ये क्या बन गया, बी, और बी का देखो क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक स्क्वायर बनाना है तो भाई 16 स्क्वायर तो है नहीं खुद, पर ये किसका स्क्वायर है, 4 का। किसका स्क्वायर है, 4 का। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। तो कुछ इस तरीके से बन गया ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बी का स्क्वायर। ए की जगह पर है 4 और बी की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, देखना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस उत्तर क्या आएगा इसका, एक बार तो इनको जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना। तो उत्तर आएगा इसका क्या, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। ठीक है जी, ये उत्तर आएगा। रखो वैल्यू, ए की जगह कितना रखना है, 4, कितना रखना है, 4, प्लस बी की जगह क्या रखना है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है जी। अब आ जाओ आगे। अब फिर क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ए की जगह क्या रख दो, 4, माइनस बी की जगह पर क्या रखना है हमें, पूरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रखना है।
जब ये रखना है ना और बार माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस अंदर क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। देखो a प्लस बी, तो 4 में प्लस कर दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को। अब क्या करना है, a माइनस बी, यानी कि 4 में से किसको माइनस करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को। ओके है जी, बात कर दो बस। तो ये पहला ब्रैकेट तो हो गया 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4, अब माइनस अंदर जाएगा ना तो इस एक्स क्यूब, इस प्लस के एक्स क्यूब को तो कर देगा माइनस का, और इस माइनस के वाई क्यूब को कर देगा प्लस का। तो क्या आ जाएगा जी, 4, ठीक है, फिर माइनस अंदर कर दो, अंदर करोगे तो वाई क्यूब किसका हो जाएगा, प्लस का वाई क्यूब, और ये एक्स क्यूब जो प्लस का है किसका हो जाएगा जी, माइनस का एक्स क्यूब। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर आना था वो क्या आना था, इसके टुकड़े या फैक्टर या गुणनखंड जो आने थे वो क्या आने थे, 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आई होप जिन बच्चों को ये चीज़ें कम आती हैं मैं उनको अच्छे से ये चीज़ें समझा पा रहा हूँ। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके का इन क्वेश्चंस को लेके, तो एक बार आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 3-4 सवाल और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।